सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर अलजेब्राइक नंबर थ्योरी सीरीज। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, उसके बाद कुछ हम थ्योरम्स देखेंगे। तो पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल एंड एक ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस हैं जो किसी एक पॉलिनोमियल को प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बनाती हैं, जिसकी पहली कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड जो जीसीडी होगा सारे कोएफिशिएंट का वो 1 होना चाहिए, भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सो डेफिनेशन इज वी से दैट द इंटीग्रल पॉलिनोमियल्स, और जो कोएफिशिएंट हैं वो सारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। सो पॉलिनोमियल fx a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, ये एक जनरल पॉलिनोमियल हमने ले लिया। तो इस पॉलिनोमियल को हम प्रिमिटिव पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जितने भी कोएफिशिएंट्स यहाँ इसमें यूज होंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या फिर उनका जीसीडी 1 के इक्वल होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास, अलजेब्राइक नंबर और इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस है वो हम अपनी फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। तो थ्योरम कहती है कि एन अलजेब्राइक नंबर xi ऑफ डिग्री n सेटिस्फाइज अ यूनिक प्रिमिटिव इक्वेशन ऑफ डिग्री n if xi is an algebraic integer, the coefficient of x to the power n in this primitive equation is unity। तो थ्योरम की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक अलजेब्राइक नंबर है, यहाँ पर जो xi हम बोल रहे हैं तो वो अलजेब्राइक नंबर और इंटीजर दोनों हो सकते हैं। एक केस हो गया कि xi हमारा अलजेब्राइक नंबर है और दूसरा केस हमारा ये हो गया कि वो इंटीजर है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रैशनल, इंटीजर, नेचुरल कोई भी नंबर हो सकता है, बट जब हमने उसको इंटीजर बोल दिया तो वो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो अब यहाँ पर xi इसने सिर्फ अलजेब्राइक इंटीजर ना बोल के अभी नंबर बोला है, मतलब ये वाला केस कि कुछ भी हो सकता है, आप रैशनल ले लो, इंटीजर्स इसके कोएफिशिएंट ले लो, सॉरी वैल्यू ले लो, तो वो हमारी xi हो गई। So algebraic number xi of degree n satisfies a unique primitive equation of degree n। तो ये जो हमारा algebraic number है, ठीक है, algebraic number क्या होता है कि मैं इस xi को algebraic number तब बोलूंगी अगर इसकी corresponding मुझे एक इक्वेशन मिल जाए जिसका ये रूट हो या जिसको ये सेटिस्फाई करता हो। तो ये कह रहा है कि xi एक प्रिमिटिव इक्वेशन को f(x) मान लेते हैं, ये हमारी एक प्रिमिटिव इक्वेशन है। अब प्रिमिटिव इक्वेशन पॉलिनोमियल हमने अभी पढ़ा क्या होता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जीसीडी 1 के इक्वल होना चाहिए। अब उसने अगर इसको इक्वेशन बोल दिया तो हम इसके आगे अगर इज इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं तो ये पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन गया। अब ये अलजेब्राइक नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, तो इस इक्वेशन की पहली जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये प्रिमिटिव है, ठीक है, जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी। दूसरी बात, ये यूनिक है, ठीक है, तो हमें कोई और ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेगी, ये यूनिक होगा। तो xi ऑफ डिग्री n सेटिस्फाइज अ यूनिक प्रिमिटिव इक्वेशन ऑफ डिग्री n। इस xi का डिग्री n होने का मतलब ये है कि अगर xi किसी एक ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसकी n हो, तो हम बोलते हैं कि वो ये जो xi होगा उसकी डिग्री n है, ठीक है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देती हूँ, मैं अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को ही समझा रही हूँ सो दैट कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो इस नंबर को डिग्री n बोलने का क्या मतलब है, इक्वेशन तो समझ में आ रहा है कि उसका जो हाईएस्ट जो डिग्री जाएगी, हाईएस्ट पावर होगी, लेकिन यहाँ पर x टू द पावर n है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री n है। इक्वेशन तो हमें समझ में आ रही है कि डिग्री n होने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर अलजेब्राइक नंबर का डिग्री होने का मतलब ये होता है कि ये जितनी डिग्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उतनी ही डिग्री पर मैंने इसको बता दिया कि क्या होगा कि fx इज इक्वल टू 0, ये हमने एक यूनिक प्रिमिटिव इक्वेशन ले ली। आगे कहता है कि अगर ये xi अब अलजेब्राइक इंटीजर बने, जो मैंने बात बोली वो बोला कि अगर ये नंबर है, अलजेब्राइक नंबर है, अगर अलजेब्राइक नंबर है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन है। देन यूनिक और प्रिमिटिव का थ्योरम में बोला गया है। बट अब ये अगर मैं इसको अब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि
अब ये इंटीजर है, एल्जेब्राइक इंटीजर है, तो सिर्फ ये इंटीजर वैल्यूज रखेगा। तो अगर जाई एल्जेब्राइक इंटीजर है तो जो कोएफिशिएंट होगा x टू द पावर n का, ये जो कोएफिशिएंट इसका होगा, अब वो प्रिमिटिव इक्वेशन में जो इस x टू द पावर n का कोएफिशिएंट होगा अब वो 1 होगा। मतलब कि इसी इक्वेशन को अब हम लिख रहे हैं, बट ये हो जाएगा x टू द पावर, क्योंकि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 हो गया, एंड बाकी एज इट इज रहेगा a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल लास्ट an इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इस जाई को मैं एल्जेब्राइक नंबर ना बोलकर, अगर ये हमारा एल्जेब्राइक नंबर नहीं है, एक एल्जेब्राइक इंटीजर है, तो अब ये जो fx वाली इक्वेशन हो प्रिमिटिव एंड यूनिक थी, अब वो किसमें रिड्यूस हो जाएगी कि अब इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो 1 हो जाएगा। आई होप थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर है। तो अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो अगर कभी भी हम कोई भी एल्जेब्राइक इंटीजर हम ले रहे हैं, या हमारे पास एल्जेब्राइक इंटीजर है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इंटीजर होने की वजह से, एल्जेब्राइक इंटीजर होने की वजह से जो इक्वेशन हमारे पास होती है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाता है। ठीक है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो जो एक्चुअली इफ एंड ओनली इफ का केस नहीं होता, अगर ये एल्जेब्राइक इंटीजर है तो उसका कोएफिशिएंट यूनिटी होता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पे, और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक लेमा प्रूफ किया गया है, और उस लेमा का जो रिजल्ट है वो हमने थ्योरम में यूज किया है। तो लेमा भी अपने आप में एक थ्योरम आ सकती है अलग से, और नहीं आती, अगर ये क्वेश्चन की जो वेटेज है जितने मार्क्स का होगा वो आपको हेल्प करेगा ये पता करने में कि आपको लेमा भी साथ में प्रूफ करना है या नहीं। अगर ये ज्यादा मार्क्स का नहीं आता तो सिंपली आप लेमा की स्टेटमेंट लिख के काम चला सकते हो, बट अगर इसकी वेटेज ज्यादा है तो आपको ये लेमा भी प्रूफ करना होगा, क्योंकि लेमा का जो रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं उसके बाद ये इस थ्योरम का प्रूफ ज्यादा नहीं है, हार्डली ये 5-6 लाइन्स का फिर प्रूफ बचेगा, क्योंकि सब कुछ हम फिर लेमा में इंक्लूड कर देते हैं। तो लेमा अभी अपने आप में भी एक थ्योरम एज इट इज आ सकती है एग्जाम में, अदरवाइज हम इस थ्योरम में पहले इस लेमा को प्रूव करेंगे। लेमा का जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि लेट xi be an algebraic number of degree n and let fx is equals to 0 be a primitive equation of degree n satisfied by xi. Let 0 be any primitive equation satisfied by xi, then gx is equals to fx into hx for some primitive polynomial hx and all x. तो लेमा की जो स्टेटमेंट है उसमें भी आप देखोगे कि एल्जेब्राइक नंबर, डिग्री, प्रिमिटिव इक्वेशन, इन्हीं सब की बात की हुई है। आई होप आपको सबकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है कि एल्जेब्राइक नंबर क्या है, प्रिमिटिव इक्वेशन क्या है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये कहता है कि हमने जाई ले लिया, जाई एक एल्जेब्राइक नंबर है, ठीक है। अगेन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को याद हो जाए। एल्जेब्राइक नंबर में आपके रैशनल वैल्यू भी हो सकती है, इसकी इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। अब ये डिग्री n का है, इसके डिग्री n सेटिस्फाई कर रहा है कि ऐसी इक्वेशन को जिसकी डिग्री n है। तो आगे लिखा भी हुआ है, मेंशन भी ये चीज कि fx इज इक्वल्स टू 0 प्रिमिटिव इक्वेशन है डिग्री n की, सेटिस्फाइड बाय xi, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। अब ये एल्जेब्राइक नंबर है, तो हमने यहाँ पे प्रिमिटिव इक्वेशन बोला हुआ है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कोएफिशिएंट क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रिमिटिव इक्वेशन की जो कंडीशंस है कि CD सारे कोएफिशिएंट का 1 होगा, बस ये कंडीशंस है हमारे पास। उसके बाद अभी कहता है कि gx इज इक्वल्स टू 0, ये एक और प्रिमिटिव इक्वेशन हमारे पास है जिसको xi सेटिस्फाई करता है। अब इन दोनों बातों में अलग क्या है, fx के लिए भी हम सेम बात बोल रहे हैं, gx के लिए भी हम सेम बात बोल रहे हैं। इन दोनों में जो अलग है वो ये है कि जो fx है उसकी हमने डिग्री यहाँ पे बोला हुआ है कि वो डिग्री n है। ये बात हमने gx के लिए नहीं बोली, gx में हमने इसकी डिग्री नहीं बताई हुई, हमने बस ये बोला है कि ये प्रिमिटिव इक्वेशन है और xi इसको सेटिस्फाई करता है। फिर आगे देन जो gx है उसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि gx को हम ऐसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो fx है ना, ये वो वही fx प्रिमिटिव हमारे पास इक्वेशन है जिसको xi सेटिस्फाई कर रहा था। xi इन दोनों g और f को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसमें बताया गया कि इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री के बारे में कोई बात नहीं की गई। और यहाँ पे नेक्स्ट फिर ये बोला है कि gx जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है फॉर सम। अब ये जो h है उसको भी आगे फिर डिफाइन कर दिया कि ये भी एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, g f h,
In short, they all are primitive polynomials. So for some primitive polynomial hx and all x की हर एक वैल्यू के लिए hx की यहाँ पे सम का मतलब ये हो गया कि हम सारे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, hx हमें ऐसा मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ में है बाय द डेफिनेशन ऑफ जाए. का मतलब ये है कि जाए की जो डेफिनेशन, जाए यहाँ पे क्या है, एक अलजेब्रिक नंबर है, तो उसकी डेफिनेशन यूज करते हुए और जो डिग्री हम n मान रहे हैं ना, तो इसका यूज करते हुए हम ये बोल रहे हैं देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉलिनोमियल fx ऑफ डिग्री n सच दैट f xi इज इक्वल्स टू 0. ये अभी नोट जो है मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग में ही. इस नोट का क्या मतलब है कि इन केस ऑफ fx इट हैज टू बी डिग्री n. थ्योरम की स्टेटमेंट में ये पहले से स्पेसिफाइड है कि fx की डिग्री n होनी चाहिए बट नॉट नेसेसरी इन gx. अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम gx की कोई भी स्पेसिफाइड डिग्री हमें नहीं बताई गई है. ओके, तो जो जाई की डेफिनेशन है कि वो एक अलजेब्राइक नंबर है, तो यहाँ से हमें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसको वो सेटिस्फाई करिए, तो उसकी डेफिनेशन होती है. तो उसी पॉलिनोमियल को हमने मान लिया f. अब यहाँ पर उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री n होगी. मतलब हमें एटलीस्ट एक पॉलिनोमियल तो मिल ही जाएगा ऐसा कि वो जाए उसको सेटिस्फाई करता हो. तो वही सेम चीज मेंशन कर दी, एटलीस्ट वन पॉलिनोमियल fx ऑफ डिग्री n सच दैट कि fx इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, तो क्योंकि जाए को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने x की जगह पर जाए पुट कर दिया. नाउ वी मे क्लियरली सपोज fx इज प्रिमिटिव, और हम एक पॉलिनोमियल जो मान के चल रहे हैं उसको हमने मान लिया कि वो हमारा पॉलिनोमियल प्रिमिटिव है. थ्योरम में भी f को प्रिमिटिव और डिग्री n का लेकर चल रहे हैं. यहां तक तो f की बात हो गई. अब आ जाते हैं g का डिस्कस करते हैं. gx हमने जो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल लेकर लिया है, अगेन द डिग्री ऑफ gx कांट बी लेस देन n, क्योंकि थ्योरम में ये मेंशन है कि जाए जो है वो g क्या हुआ कि अगर आप उस पॉलिनोमियल में जाए पुट करते हो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा. अब जाए क्या है, जाए की डिग्री n है. जाए की डिग्री n होने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है जिसकी डिग्री n तो होगी ही होगी. तो अगर मैं gx लेकर चल रही हूं तो मैं ये नहीं कह रही कि इसकी डिग्री n है, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि इसकी डिग्री n से कम नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो अलजेब्राइक नंबर लेकर चल रहे हैं उसकी खुद की डिग्री n है, तो वो उससे किसी भी लेस डिग्री को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया, अगेन द डिग्री ऑफ gx कांट बी लेस देन n, क्योंकि जो हम अलजेब्राइक नंबर उसमें पुट कर रहे हैं उसकी तो डिग्री हमें पता ही है, तो gx की डिग्री n से तो कम नहीं हो सकती. हेंस वी कैन डिवाइड gx बाय fx. तो देखो gx की अगर मैं सिर्फ डिग्री की बात करूं तो वो n से लेस नहीं हो सकती. इस पे मैं क्रॉस कर रही हूं क्योंकि मैंने आपको रीजन अभी बता दिया. उसके बाद इसकी डिग्री n भी हो सकती है और n से ज्यादा भी हो सकती है. ओके, तो इन दोनों अगर मैं केसेस में हम gx को डिवाइड कर सकते हैं fx से. अगर डिग्री सेम हुई तो कोई इशू ही नहीं है, डिवाइड हो सकता है. अगर ज्यादा हुई, मतलब ऐसे सपोज कर लो आप, ये gx है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं fx से, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो. gx की ज्यादा डिग्री होगी तब भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो. सो हेंस वी कैन डिवाइड gx बाय fx बाय द मींस ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन प्लस में रिमाइंडर. तो अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, gx प्लस में kx. kx यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का काम कर रहा है, hx यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का काम कर रहा है. तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ एन एलिमेंट्री अलजेब्रा वी ऑफ एन रिमाइंडर kx सच दैट दिस. अब जो थ्योरम में हमें बोला गया है ना, तो वो इस तरीके से लिखा गया है, gx इज इक्वल्स टू f. वो दोनों डिफरेंट है. यहाँ पे हमने कैपिटल hx लिखाई और जो थ्योरम में है ना वो स्मॉल hx है. अब वो क्या चीज है वो अभी हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव hx एंड kx आर द पॉलिनोमियल रैशनल कोएफिशिएंट्स. तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन और रिमाइंडर लिया हुआ है, ये हमारे ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके कोएफिशिएंट्स रैशनल होंगे, p बाई q की फॉर्म में आपको मिलेंगे. देन kx इज ऑफ डिग्री लेस देन n. जो हमारे पास रिमाइंडर होगा ऑब्वियसली उसकी जो डिग्री होगी वो हमारे डिवाइजर से कम होगी, और डिवाइजर की डिग्री कितनी है n, तभी वो रिमाइंडर की में जाएगा. तो यह डिग्री लेस देन n. अब अगर हम
यहाँ पर भी xi and psi. So we have k of xi is equals to 0, but this is impossible since xi is of degree n unless kx has all its coefficient 0. अब जब हम इसमें x की जगह पर xi पुट करेंगे तो हमें पता है g of xi is equals to 0, f of xi is also is equals to 0 and ये हो जाएगा h of psi प्लस में k of xi. तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि k of xi 0 हो जाएगा. बट ये इम्पॉसिबल ऐसा क्यों कह रहे हैं? xi कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री कैसी हो, लेस देन n हो, क्योंकि xi की है. इसीलिए ये चीज कब पॉसिबल है? जब kx के सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 0 हो जाए, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है. तो यहां से हमें हमारे g इक्वल्स टू fx इंटू में hx, ये हमारा हो गया 0, क्योंकि अब हम ये मानकर चल रहे हैं इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, 0 है. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाय एन अप्रोप्रिएट रैशनल इंटीजर वी ऑब्टेन्ड. आप हमने क्या किया कि इस कैपिटल hx वाला जो पॉलिनोमियल है स्मॉल hx वाले पॉलिनोमियल में, बिकॉज हमें जो थ्योरम में चाहिए वो स्मॉल hx चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए. और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में यही बात बोली कि h और k जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स रैशनल हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, अब जो इसके कोएफिशिएंट्स होंगे वो p बाय q की फॉर्म में होंगे. हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे स्मॉल hx जो है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी कोएफिशिएंट कैसे हैं, इंटीग्रल पॉलिनोमियल्स हैं. तो मुझे ये q हटाने के लिए इसके कोएफिशिएंट्स में से हम क्या कर रहे हैं, एक एप्रोप्रिएट c ले रहे हैं जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया. या फिर आप ये बोलो कि एक अप्रोप्रिएट हमने इंटीजर c लिया, लाइक मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय c. तो यहाँ पर c आ जाएगा और यहाँ पे जो हमने c लिया हुआ है वो इसके जो p बाई क्यू वाली फॉर्म यहाँ से हमें मिलेगी वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो मेंशन कर दिया वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड hx इज अ इंटीग्रल पॉलिनोमियल. नाउ d बी द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ hx. ये जो hx हमारा पॉलिनोमियल होगा उसके जो भी कोएफिशिएंट होंगे, लेट्स से a0, a1, a2, a3, इन सब का जो जीसीडी होगा वो हमने लिया है. ठीक है, अगर प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. लेट्स से हमने ले लिया 3x टू द पावर क्यूब प्लस 6x टू द पावर स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9. अब जैसे कि अगर हम जीसीडी की बात करते हैं तो 6, 9 में तो कॉमन आ रहा है, बट जो हम जीसीडी की बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की वो कुछ इस तरीके से होता है. हम सारे कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं और फिर हम उसमें कॉमन होने की बात करते हैं. ओके, तो अगर मैं hx की बात करूं तो हमें क्या लेना है, हमें जो इसका जो कोएफिशिएंट है उन सब का जीसीडी जो भी होगा उसको हमने यहाँ पर d माना हुआ है. सिंस g इज प्रिमिटिव वी मस्ट हैव d डिवाइड्स c. इस चीज को, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स से ये जो हमारी इक्वेशन थी वो इक्वेशन ऐसे थी, gx इज fx इंटू में कैपिटल. यहां से जो d को हमने, अच्छा ये स्मॉल hx का है ना, तो हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को बाय c से. तो यहाँ पे तो ये c हो जाएगा और जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे c तो हमने कि इसके रैशनल कोएफिशिएंट्स को हमने इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया था. तो जो भी इसकी p बाय q की फॉर्म थी वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया था और हमने इसको फिर बोल दिया था कि ये हमारा क्या है. नाउ अब हमने जो ये जो हमारे पास मिलेगा, अब स्मॉल hx वाला जो पॉलिनोमियल हमारे पास मिलेगा उसके जो कोएफिशिएंट्स थे उसका हमने d. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन कुछ इस fx इंटू में स्मॉल hx. नाउ दिस c, मैं इसको अगर इधर शिफ्ट करती हूं तो हम ये बोल सकते d जो है वो c के थ्रू डिवाइड होगा. ठीक है, तो अगर मैं इसी की बात कर रही हूं वापस से, क्योंकि कॉमन, ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर की बात हो रही है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, कॉमन निकाल लो, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि d सब में कॉमन है, वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है. सो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, fx इंटू में d मैंने बाहर कर दिया और ये hx अब वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है,
आप इस तरीके से इसको समझो। तो जब ये इधर जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये इसको डिवाइड करेगा। अब डिवाइड नहीं करेगा तो फिर से वो रैशनल फॉर्म आ गई, बट हम तो उसकी बात कर नहीं रहे, अब तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इंटीग्रल पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो सिंस g इज प्रिमिटिव वी मस्ट हैव d डिवाइड c। अब अगर हम ये ले रहे हैं कि जो GCD है, जो कॉमन डिवाइजर है, वो ग्रेटर देन 1 है, अगर इज इक्वल्स टू 1 है तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। अगर हम ये ले रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन 1 वी मे रिमूव द फैक्टर, और अगर d की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब तो हम उस फैक्टर को हटा ही सकते हैं ना, तो वो डिवाइड हो जाएगा। इस चीज को समझो, जब d की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। अगर उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है फिर तो हम आराम से हमने जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, जो इंटीजर मल्टीप्लाई किया, उससे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। वी मे टेक hx primitive in equation, suppose that p divides c। आई होप अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि p हमारे पास यहाँ पे प्राइम में मेंशन है और c क्या है हमारा, वो पॉजिटिव इंटीजर जो हमने थ्रू आउट दी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था। तो मैं ये खुद से ले रही हूँ कि जो hx है वो हमारा प्रिमिटिव है, वी मे टेक hx प्रिमिटिव, और हमने ये सपोज किया कि p जो है वो c को डिवाइड कर रहा है। p यहाँ पे प्राइम है, तो अगर p c को डिवाइड कर रहा है, उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है, इस पूरे को डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ हम बोल सकते हैं कि hx इंटू एफ एक्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p। डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 है। अब यहां से हमारे पास दो केसेस हो गए, या तो ये एफ एक्स इसको डिवाइड कर रहा होगा या फिर एच एक्स को डिवाइड कर रहा होगा ये p, ठीक है। बोथ आर इम्पॉसिबल, क्यों? क्योंकि एफ एक्स और हमारे जो एच एक्स है इनकी डेफिनेशन क्या है, दे आर प्रिमिटिव। और अगर ये प्रिमिटिव है और ये कंडीशन अगर मैं बोल रही हूं कि ये करेक्ट है, तो हम ये बोलेंगे यहां से तो हमने बोल दिया कि पॉसिबल फॉर प्रिमिटिव एफ एन एच एंड सो सी इज इक्वल 1। अगर तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर ये चीज ट्रू है तो यहां पर हम इसको 1 कर सकते हैं कि c की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर c की वैल्यू 1 है यहां पर हम c की वैल्यू, तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू 1, दिस प्रूव्स द थ्योरम एंड दिस इंप्लाइज hx इज प्रिमिटिव, ठीक है। तो d की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर था इसके कोएफिशिएंट्स का, hx के कोएफिशिएंट का, वो 1 है। तो ये हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई प्रिमिटिव की, क्योंकि हमें यही चाहिए था ना कि hx भी प्रिमिटिव हो, तो हम प्रिमिटिव ले सकते हैं। यही चीज हमने प्रूव कर दी कि हमारा जो hx पॉलिनोमियल है वो कैसा है, प्रिमिटिव है। इसीलिए हमने यहाँ पर भी केस की बात की थी d इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि d इज इक्वल्स टू 1 तो हम प्रूव कर रहे हैं, और अगर हम d इज इक्वल्स टू 1 लेकर भी चलते हैं तो प्रिमिटिव तो ऑलरेडी हो ही गया। अब आ जाते हैं अपने मेन थ्योरम के प्रूफ पे। ये हमारा लेमा था, लेमा का यूज अब हम अपने मेन थ्योरम के प्रूफ में करेंगे। सो इफ ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इसका मेन जो थ्योरम है, तो इफ gx is equals to is a primitive equation of degree n satisfied by xi, then hx is a primitive polynomial of degree 0। hx हमने 1 ले लिया और gx is equals to fx आ गया। पहली चीज जो मेन हमारी थ्योरम थी, आप जाके फिर से उसको पढ़ सकते हो, तो उसमें क्या था कि यूनिक हुई थी कि प्रिमिटिव जो xi है वो सेटिस्फाई करेगा प्रिमिटिव इक्वेशन को, और वो प्रिमिटिव इक्वेशन कैसी होगी, यूनिक होगी। तो यूनिक दिखाने के लिए यहाँ पर हमने दो पॉलिनोमियल सेलेक्ट किए हुए हैं, fx और gx। इनको हम अगर इक्वल दिखा देंगे तो ये यूनिकनेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इफ gx इज इक्वल्स टू 0 हमने एक प्रिमिटिव इक्वेशन ले ली और उसकी क्या है, डिग्री n है और वो सेटिस्फाई हो रही है इससे। hx हमने ले लिया कि hx एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 0 है। डिग्री 0 होने का मतलब कि जितने भी जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा वो उसका 0 होगा, ठीक है। और सॉरी, जो डिग्री होगी हाईएस्ट वो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब कि जो पावर x टू द पावर 0 जाएगा, मतलब कांस्टेंट हमारे पास बचेगा सिर्फ, तो वो हमने ले लिया hx इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं वो कुछ इस तरीके से थी। इसको 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और ये यूनिक हो जाएगा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, इफ xi इज एन अलजेब्राइक इंटीजर देन xi सेटिस्फाइज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। हमने अगर हम ये बोल रहे हैं कि xi क्या है, एक
एल्जेब्राइक इंटीजर है, अभी हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में, अगर इंटीजर है तो कोएफिशिएंट क्या है, क्या होगा, 1 होगा। तो हमने कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया कि जाए अगर हमारा एल्जेब्राइक इंटीजर है तो इस तरह की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर C1, C2, Cj ये जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो सारे क्या है, रैशनल इंटीजर्स हैं फॉर सम ग्रेटर, j जो है यहाँ पे n से ग्रेटर है। एन यहाँ पे क्या था, जाई की डिग्री थी, जाई जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। वी राइट gx फॉर LHS, इस इक्वेशन का जो ये नाउ अभी जो ऊपर हम थ्योरम डिस्कस करके आए हैं उसमें हमने क्या बताया कि gx को हम इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं fx इन, तो ये पोर्शन तो हमारा gx हो गया, ठीक है। तो hx इज ऑफ डिग्री j माइनस n, अगर g हमारा j डिग्री का, यहाँ पर ये ना j डिग्री का हमारा gx है और fx हमारा है n डिग्री का, क्योंकि उससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो hx कितने डिग्री का होगा, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी तो ये हमारा j डिग्री बनेगा, n से n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर मेंशन है। इफ fx इज इक्वल्स टू दिस एंड hx इज इक्वल्स टू दिस, दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे, और हमें क्या चाहिए, हमें तो लीडिंग का जो कोएफिशिएंट हमें मिलेगा दैट विल बी a नॉट इनटू, हैंड साइड की बात करें इनका प्रोडक्ट करने पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास है दैट इज a नॉट इनटू में h नॉट, gx की लीडिंग कोएफिशिएंट की बात करें तो वो था 1, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1 इज इक्वल्स टू a नॉट इनटू h नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं a नॉट की वैल्यू मुझे चाहिए तो इन दोनों में से ये कंडाई होगी जब ये दोनों ही कैसे हो, 1 हो, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम इंटीग्रल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। hx हमने अभी हाँ लास्ट अपने लेमा में प्रूव किया था कि क्या है, ये हमारे इंटीग्रल पॉलिनोमियल है, जो भी p बाई क्यू फॉर्म को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, हमने पूरा वो शो किया था, तो यहाँ से हमें मिल गई a नॉट की वैल्यू 1। तो अगर जाए आपने लिया है एल्जेब्राइक इंटीजर तो कोएफिशिएंट कैसा होगा, 1 होगा, और hx इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो हमने स्टार्टिंग में दिखाई दिया। तो दिस कंप्लीट्स दी प्रूफ, तो यहाँ पर इसका जो पूरा प्रूफ है वो कंप्लीट हो रहा है। तो एज आई सेड कि लेमा जो है उसी में ही हमने ज्यादा काम किया है, और उसके थ्योरम, उसके रिजल्ट को अगर हम यूज करते हैं तो इतना सा सिर्फ हमारा प्रूफ बनेगा इस पूरी थ्योरम का। तो इन केस यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस से, और ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।